with the biomolecules. Second, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड. सो प्रोटीन जो है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. हाउ मेनी अमीनो एसिड्स वी आर हैविंग? हमारे पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हैं, और उन 20 अमीनो एसिड्स का जो डिफरेंट फॉर्म में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, उससे हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन वी आर हैविंग. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीन हम देखेंगे तो ये जो अमीनो मींस NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट, एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट, एंड वन इज द हाइड्रोजन. ये तीन जो है तुम्हारे फिक्स हैं. द ओनली फोर्थ वन, दिस वन विल वेरी, चेंज करेगा हर एक में, और जिसके बेसिस पे हमारे 20 अमीनो एसिड्स होंगे. ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उसमें से सिर्फ एक अमीनो एसिड मेरा ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दिस वन इज कौन सा? जल्दी बताओ. ग्लाइसिन. ठीक है, ग्लाइसिन इज द ऑप्टिकली इनएक्टिव वन, while all other are the optically active one. क्यों? क्योंकि बाकी सब में जो हो चारों फंक्शन ग्रुप हमारे डिफरेंटली सेटिस्फाइड होंगे. जैसे ये देख रहे हो, इसके केस में क्या कर दिया मैंने, सॉरी NH2 है. ओके, इसके केस में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लगा दिया है CH3. नाउ ऑल द फोर ग्रुप्स दे आर डिफरेंटली सेटिस्फाइड, यू कैन सी क्लियरली, एंड दिस वन इज नोन एज एलानाइन. ठीक है, ये जो ग्लाइसिन एलानाइन वगैरह है, दीज आर नोन एज नॉन एसेंशियल. नॉन एसेंशियल क्यों बोल रही हूँ मैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दीज माय बॉडी कैन प्रोड्यूस दीज amino acids by itself and no need to take it from the outside sources, while there are some acids which our body can't synthesize and we are supposed to take it from outside, and they are known as essential amino acids, right? जैसे 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 फॉर एग्जांपल है हमारा हिस्टिडीन. ठीक है, हिस्टिडीन इज एन essential amino acid which we are supposed to consume from outside. अब वन मार्कर में कौन सा याद रखेंगे? जो स्वीट अकाइरल कार्बन है मेरा, अकाइरल अमीनो एसिड है, दैट इज ग्लाइसिन. रेस्ट 19 ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव. फर्स्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम दैट ऑफ द चीज इज नोन एज टायरोसिन अमीनो एसिड. ठीक है, अब अमीनो एसिड का ध्यान से देखना. क्या देखोगे? यहाँ पे ये एक अमीनो एसिड है, ये अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा है तो ये अमीनो एसिड है मेरा ग्लाइसिन, राइट? और ये दूसरा अमीनो एसिड मैंने लिया हुआ है, कौन सा? एलानाइन. यहाँ पे देखो, ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसका अमीनो एसिड है, एंड हियर द वाटर इज रिमूव्ड. जैसे ही पानी निकलेगा तो इसका कार्बन बॉन्ड जो है वो दूसरे के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा, राइट? यानी ये क्या बन गया? CONH बॉन्ड. एंड CONH बॉन्ड क्या हुआ हमारा? अमाइड, राइट? ये जो अमाइड फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? जैसे हमने कहा था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वैसे ही हमारे अमीनो एसिड्स में हो रही है, दैट वन इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज. ये पेप्टाइड लिंकेज की वजह से अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होते जाते हैं और एक लंबी चेन बना देते हैं. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे लिखेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं और फिर हाइफन करके अनदर फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स. ओके, नाउ जस्ट आई वांट टू टेल वन मोर थिंग कि ये जो अमीनो एसिड्स हैं हमारे, ठीक है, ये जो मेरे अमीनो एसिड्स हैं, इन अमीनो एसिड्स में क्योंकि एसिड भी है और अमीनो ग्रुप भी है, दैट्स व्हाई इट कैन लूज द प्रोटोन लूज कर सकता है, राइट? एंड ड्यू टू दिस लोन पेयर इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटोन. ये प्रोटोन ये एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम NH3 विद अ पॉजिटिव चार्ज. NH3 with a positive charge after accepting this proton, और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन. It is having acid as well as base, so it is behaving like both. That's why this is forming the Zwitter ion. तो Zwitter ion formation होता है. Zwitter ion formation क्या होता है? Within a molecule having both the acid and the base, and the proton shifting, losing of the proton and the acceptance of the proton is taking place at the same time. Now let's see. On the basis of the shape, we can say that proteins, they are of two types. One is known as a fibrous protein, another one is known as a globular protein. What is the difference between these two protein? The fibrous protein, they are simply chain like, they are running parallel to each other, while that of the globular protein, they are coiled with each other. Okay. In the fibrous protein, you can find only the hydrogen and the disulfide bond, while in the case of the globular protein, we can have hydrogen bond, van der Waals force, electrostatic force of attraction, disulfide linkage. In the fibrous protein, they are insoluble in water, like that of the hair. हमारे पानी में अगर हम डालें तो हमारे बाल insoluble है, right? Due to the presence of the keratin. इसी तरह से वूल है, सिल्क है, इन सब में केराटिन है. While that of the our muscles, वो जो बाइसेप ट्राइसेप तुम लोग बनाते हो, उसमें कौन सा है? That is myosin. While in the case of the globular, they are soluble in water, like that of the insulin and the albumin. Albumin जो तुम्हें egg में मिलता है, right? Yolk and albumin. तो we are talking about the albumin. Albumin is the main protein part. Now come to the globular protein. ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन की. ये फाइब्रस प्रोटीन हो गया, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंस हो गया. ग्लोब्यूलर फाइब्रस प्रोटीन का हमें सिंपल है, लेकिन ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये बेसिकली
एक्चुअली टर्शरी जो स्ट्रक्चर है वो मेरे को डिफाइन करेगा वेदर इट इज अ fibrous or globular, but still we can say right now that they are of four types protein. They are of four types. One is known as primary protein. Primary protein किसे जो सबसे simplest होता है, जिसमें सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज होती है, and they amino acids they are combined with each other in a specific sequence. ये जो specific sequence है वो आपको change नहीं करनी है. If you will change this specific sequence, then entirely new protein will be formed. तो amino acids वो जो मैंने बोला ग्लाइ एला हिस्टिडिन, या मैं कह दूं ग्लाइ हिस्टिडिन एला, तो फिर क्या होगा, बिल्कुल ही नया प्रोटीन बन जाएगा. ठीक है. सो प्राइमरी प्रोटीन क्या है, दे आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स एंड दे विल नेवर एवर चेंज. ये ध्यान रखना. ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी. सेकेंडरी में मेरे पास दो आ जाते हैं. वन इज नोन एज अल्फा हेलिक्स, अनदर वन इज नोन एज बीटा प्लेटलेट शीट्स. ये जो मेरा अल्फा हेलिक्स है वो अल्फा हेलिक्स से अपनी ही खुद ही वो अपने आप राउंड ऑफ होता है और एक दूसरे के साथ जो CO और NH ग्रुप है, दे आर फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड. So I can say that alpha helix में क्या होता है, they are the intramolecular hydrogen bond is present. While in the beta platelet sheets, ये तुम्हें दिख रही है दो शीट्स हैं, और ये जो दो शीट्स हैं, एक का CO जो है दूसरे के NH के साथ बॉन्ड बना रहा है. That's why we are saying that they are having intermolecular hydrogen bonding. ठीक है. नाउ कम टू दैट ऑफ द टर्शरी वन. टर्शरी वन में क्या होगा, अब ये जो सेकेंडरी है उसमें और फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन गिविंग राइज टू. देखो अब यहाँ पे एक्चुअली ये जो मैं बोल रही हूँ कि डिसाइड होगा वेदर इट इज अ फाइब्रस वन और अ ग्लोब्यूलर वन. यहाँ पे अगर वो सीधा सीधा चेन में चलता है, सीधी सीधी बनाता है, स्ट्रेट पैरेलल चेन बनाता है, देन इट विल बी हैविंग ओनली हाइड्रोजन डाइसल्फाइड एंड द पेप्टाइड लिंकेज व्हिच इज नोन एज अ फाइब्रस वन. एंड इफ इट इज हैविंग along with that of the hydrogen, it is having disulfide, van der Waal, electrostatic, and they are forming the globules, then it will be known as a globular protein. Now come up to the last one, that is a quaternary. जो क्वाटरनरी होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो मेरे पॉलीपेप्टाइड जो टर्शरी में पॉलीपेप्टाइड बने हैं, ऐसे जो एक से ज्यादा जो पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, इनको मैं क्या कहूंगी, आई विल कॉल देम एज अ सब यूनिट्स. एंड दीज टू और मोर देन दीज टू सब यूनिट्स, दे आर अरेंज्ड स्पेशल अरेंजमेंट, दे हैव अ स्पेशल अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड दे विल फॉर्म द क्वाटरनरी प्रोटीन. ठीक है. तो क्वाटरनरी प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. अभी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से पहले मुझे समझना पड़ेगा कि नेटिव प्रोटीन क्या होता है. नेटिव प्रोटीन होता है बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन. वो प्रोटीन जो तुम्हारे हमारे अंदर है, या जो अंडा से मुर्गी पैदा होती है, राइट, दैट प्रोटीन इज नोन एज अ नेटिव प्रोटीन. अब वो जो नेटिव प्रोटीन है उसको आपने कुछ केमिकल फिजिकल चेंजेस कर दिए, कुछ केमिकल्स उसमें डाल दिए, उसका पीएच चेंज कर दिया, उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया. अगर ये सारी चीजें आपने करी तो आपने ये जो नेटिव प्रोटीन था इसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया. जब आपने इसको डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वगैरह है, वो सारे बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होने लग जाएंगे. जैसे इसके बॉन्ड्स ब्रेक होने लग जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर था ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, वो थोड़ा ओपन अप होने लग जाएगा और ओपन अप हो जाएगा. यानी इसका जो क्वाटरनरी टर्शरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट वन. दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. ध्यान रखना, फर्स्ट यानी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है दैट विल रिमेन इंटैक्ट. वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट. ठीक है. तो लेट्स सी, when a native protein is subjected to any physical or chemical changes like that of the temperature or pH, the hydrogen bond breaks and the globule unfolds. As a result, the alpha helix uncoiled and loses its biological activity. क्योंकि उसने अपनी biological activity lose कर दी है, क्योंकि due to distortion of the quaternary, tertiary and the secondary but structures, but the primary structure will remain same. ठीक है. ये बहुत पूछा जाता है. अच्छा, इसमें जैसे इफ यू विल आस्क मी कि एक एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल मेरे पास मिल्क था ना, मिल्क में मैंने बैक्टीरिया डाला और वो किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में, राइट. तो केमिकल चेंजेस हो गए. या फिर वो मेरा एग था, एग जो है वो मैंने क्या किया, बॉयल किया तो एग कैसा हो गया, हार्ड हो गया. अब उस एग में से तो कोई चिकन नहीं निकलेगा. यानी अब क्या हुआ, वो नेटिव प्रोटीन था एंड यू हैड मेड इट डीनेचर्ड. क्योंकि तुमने डीनेचर्ड कर दिया है तो अब उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है. एक क्वेश्चन यहीं पे ध्यान आया मेरे को कि बॉइल्ड एग में जो पानी होता है अंदर, वो कहाँ जाता है. जब हम एग को बॉईल करते हैं तो उस ध्यान से देखना, वो जो एल्ब्यूमिन होता है तुम्हारा, वो जो लिक्विडिश होता है, वो जब बॉईल करने के बाद कैसा हो जाता है, हार्ड एंड वाइट, राइट. क्योंकि ये हार्ड हो जाता है, इसका मतलब डीनेचर्ड हुआ, इसने अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो दी. एट द सेम टाइम इट इज गेटिंग हार्ड मीन्स इट इज गेटिंग कोएगुलेटेड. तो ये जो कोएगुलेशन हो रहा है, ये कोएगुलेशन कहाँ से हो रहा है. सो द वाटर मॉलिक्यूल्स, जो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, दे हेल्प इन फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड टू कोएगुलेट एंड दैट्स व्हाई दैट वाटर इज गेटिंग यूटिलाइज्ड. ओके. अब हम आ जाते हैं किसमें, न्यूक्लिक एसिड्स में. अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हमें पता है क्या, हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो हेरिडिटी मटेरियल होता है, ये हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम्स होता है या जीन्स होते हैं. ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये किसके बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड
न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे ये जो न्यूक्लिक एसिड है, दैट न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मींस बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो जब मिलेंगे तो बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड मेरे हर एक सेल में, ईच एंड एवरी सेल इज हैविंग दिस न्यूक्लिक एसिड। ये कौन कौन से हैं? ये दो टाइप के हैं, वन इज डीएनए, अनदर वन इज आरएनए। Na stands for nucleic acid, so D stands for deoxyribose and R stands for ribose। थोड़ा सा खोल देते हैं इनको, ठीक है, खोल दें कैसे? ये जो डीएनए या आरएनए है, इसको मैंने हाइड्रोलाइज कर दिया, इसको इसके सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ दिया। जब मैंने सिंपलर फॉर्म में तोड़ा तो मेरे को एक मिला पेंटोज शुगर, एक मिला फॉस्फोरिक एसिड, एक मिला मेरे को नाइट्रोजन बेस। ये तीन चीजें मिली, ठीक है। इसमें से ध्यान देना, ये जो पेंटोज शुगर है मेरा, वो पेंटोज शुगर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑफ द डीएनए, अगर मैं डीऑक्सीराइबोस की बात कर रही हूँ, डी यानी रिमूव, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, यानी वो जो मेरा राइबोस शुगर है, जो मेरा पेंटोज शुगर है, उस पेंटोज शुगर के सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग D2-deoxyribose। ओके, while in the case of the DNA, अगर मैं DNA की बात करूं, सॉरी, इफ आई टॉक अबाउट द RNA, तो RNA में वो सेकंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है वो रिमेन इंटैक्ट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज, वी कैन से ओनली अ राइबोस sugar। ओके, another one is the phosphoric acid। phosphoric acid is same in both the cases whether we are talking about the RNA or DNA। The third one is the nitrogen base। When we are talking about the nitrogen base, we have four nitrogen base। One is known as adenine, another is guanine, third one is cytosine, and fourth one is thymine। These are in the case of the DNA, but whenever I'm talking about the RNA, this fourth one, that is thymine, is replaced by the uracil। Remaining three, they are the same: adenine, guanine, cytosine, and then uracil। These are the RNA, while in the case of the DNA, they are ATCG। ATCG, ATCG भाई ये कॉम्बिनेशन है। A जो एडेनाइन मेरा बेस है, that will always combine with that of the thymine। cytosine is always combining with that of the guanine। और ये क्या चीजें हैं? These bonds which we are showing, double and a triple bond, these bonds are the hydrogen bonds, ठीक है, they are combined with each other through the hydrogen bond। So AT के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, CG के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसको ध्यान में रखना, ये आगे मेरे को काम पे आएगा, ठीक है। While in the case of the RNA, instead of T, I can say U, so AUCG। ओके, नाउ ये अब मैं ना रिवर्स में जाती हूँ। रिवर्स में कैसे जाऊंगी? यहाँ से देखना जरा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये मेरा न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड मेरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को मैंने तोड़ा तो मेरे को क्या मिले? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले, है ना। पॉली मीन्स बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले। ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कैसे लिंक्ड थे पॉलीन्यूक्लियोटाइड में? तो दे आर कंबाइंड विद ईच अदर बाय द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किसके बीच में था? फिफ्थ एंड द थर्ड कार्बन ऑफ शुगर, ठीक है। अब मैंने इस न्यूक्लियोटाइड को भी तोड़ा। जब मैंने इस न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा तो मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला न्यूक्लियोसाइड एंड द फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड और उसके फिफ्थ पोजीशन ऑफ द कार्बन पर, फिफ्थ पोजीशन ऑफ द शुगर में मेरे पास था फॉस्फोरिक एसिड। अब भैया ये न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या है? दैट उसको भी और हमने तोड़ा तो हमें मिला एक पेंटोज शुगर हमारा, और पेंटोज शुगर के साथ मिला हमें नाइट्रोजीनियस बेस। ये नाइट्रोजीनियस बेस कहाँ प्रेजेंट था? इट वाज प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द शुगर, ठीक है। तो सारी पोजीशंस तुम्हें पता है। फर्स्ट पोजीशन ऑफ द शुगर पे राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, वेदर इट इज आरएनए और डीएनए, फर्स्ट पोजीशन पे है नाइट्रोजन बेस, फिफ्थ पोजीशन पे है फॉस्फोरिक एसिड, और फिफ्थ एंड थर्ड पोजीशन पे बनता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, राइट। तो इसको मैं इस तरह से देख सकती हूँ। ये देखो, ये साइड मतलब न्यूक्लियोसाइड, ओके। इसी तरह से ये टाइड का मतलब है न्यूक्लियोटाइड, ओके। जब शुगर और नाइट्रोजन बेस मिले तो न्यूक्लियोसाइड बना। जब इसी न्यूक्लियोसाइड में मैंने फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड मिला दिया तो मिल गया न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे किससे? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। कौन सा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज? 5-3 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से ज्वाइन किया तो बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एंड दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज नोन एज अ न्यूक्लिक एसिड। सो डिपेंडिंग देखो किस पे? डिपेंडिंग ऑन द बेस ऑफ द आरएनए, depending on the base of the sugar and the nitrogen base, I can say that the nucleic acid is a DNA और RNA। उसमें क्या है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ATCG है, या फिर राइबोस शुगर और AUCG है, ठीक है। So the sequence of the nucleotide in the chain of a nucleic acid, क्या सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का? क्या सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का? मीन्स ये जो मेरा न्यूक्लियोटाइड है इसमें मेरा है ATTACG। ये जो मेरा सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलती हूँ। ऐसा ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ऐसा ही मेरा एक ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये जो दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसमें ध्यान से देखना, देखो ए के साथ कौन बनाएगा? टी, राइट। टी के साथ ए, ए के साथ टी, टी के साथ ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी, right? So when the two polynucleotide chain wrapped around one another to form a double helix structure, this is known as a secondary structure। समझ में आया?
प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ मेरा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एंड विच वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय द जेम्स वाटसन एंड द क्रिक। ठीक है, अब ये क्योंकि स्पेसिफिक सीक्वेंस है, दैट्स व्हाई क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई द टू स्ट्रैंड्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो द रीजन इज दिस ओनली दैट ए इज ऑलवेज कंबाइनिंग विद दैट ऑफ द टी एंड सी इज ऑलवेज कंबाइनिंग विद दैट ऑफ द जी, क्योंकि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, स्पेसिफिक पेयर्स। ओके, नाउ डीएनए का हमने पढ़ा, तो आरएनए का भी पढ़ लेते हैं। आरएनए में भी जब मैं स्पेसिफिक सीक्वेंस की बात करूंगी तो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वहां पे डीएनए में मेरे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था, जबकि आरएनए में कैसा है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी तक तुमको कितने पॉइंट मिल गए डीएनए आरएनए के बीच में? 3 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ दिस आरएनए इज अगेन divided into messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. Messenger RNA बेसिकली क्या करता है, इट डायरेक्ट्स द प्रोटीन सिंथेसिस, नो डाउट अलोन नहीं कर सकता, इट विल विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। बट प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ये मैसेज उसको कहां से मिल रहा है? दिस मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में ये मैसेज होता है, डीएनए इज गिविंग द इंस्ट्रक्शंस। ओके, डीएनए बताएगा आरएनए को, आरएनए तब मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, नो डाउट विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफर एंड राइबोसोमल आरएनए। सो न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम किसमें, हार्मोन्स। जब मैं हार्मोन्स की बात करती हूँ तो हार्मोन्स क्या होते हैं, जो मेरे, क्योंकि हर एक सेल में मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, तो जो इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स हैं, जो मैसेज देता है एक सेल से दूसरे सेल को क्या करना है, कौन सा रिलीज करना है केमिकल्स, दे आर द हार्मोन्स, एंड द हार्मोन्स विच आर रिलीज टू मेंटेन द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जैसे 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 फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो हमारा क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, लेकिन वहीं पे मेरा ग्लूकागॉन है, ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। तो हमारी बॉडी में मेंटेन करने के लिए सब कुछ है। ठीक है, एक डिक्रीज करता है, एक इंक्रीज करता है, तो क्या हो गया, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी, तो मेंटेन कर रखा है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन का, जो मेरे को स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बीच में सेंसिटिव ज्यादा बनाते हैं या फिर कम बनाते हैं। ये जो स्टेरॉइड, कभी कभी तुमने सुना होगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरॉइड? स्टेरॉइड आर, दे आर आल्सो हार्मोन्स। स्टेरॉइड कोई अलग चीज नहीं है, स्टेरॉइड भी हार्मोन्स ही हैं, बट दीस आर द स्पेसिफिक हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द गोनेट्स। गोनेट्स में तुम्हें पता है दैट इट विल बी सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होगा, इन द केस ऑफ द मेल टेस्टोस्टेरोन, इन द केस ऑफ द फीमेल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फॉर प्रेगनेंसी, राइट। व्हाइल दैट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करूं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में मेरे जो एक स्टेरॉइड है, 2 स्टेरॉइड है, एक है ग्लूकाकॉर्टिकॉइड और एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो ग्लूकाकॉर्टिकॉइड है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म या स्ट्रेस वगैरह को मेंटेन करता है, जबकि मिनरलो जो कॉर्टिकॉइड है वो कितना मेरा यूरिन में कितना वाटर सिक्रीट होगा, कितना सॉल्ट सिक्रीट होगा, उसको कंट्रोल करता है। और अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो मेरे को जो डिजीज होगी, दैट डिजीज विल बी नोन एज एडिसन्स डिजीज। ठीक है, अगर मेरे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा या कम हो जाए, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। Now next one is vitamins. Vitamins क्या होते हैं? Vitamins, they are also the organic compound and they are also required in a very small quantity to perform a specific biological function. ठीक है, इस प्रॉपर ग्रोथ के लिए मेरे को विटामिन्स चाहिए, नो डाउट बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन ये जो विटामिन है, ये विटामिन अगर मेरे पास डेफिशिएंसी हो जाए तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो डिजीज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ दीज विटामिन दे आर डिवाइडेड इनटू 2, वन इज अ फैट सॉल्युबल, अनदर इज अ वाटर सॉल्युबल। नाम से पता लग रहा है फैट सॉल्युबल में कौन सा है, जो फैट में और फैट कहाँ पे होता है, फैट तुम्हें पता है लीवर और एडिपोज टिश्यूज में होता है, तो यानी फैट सॉल्युबल जो मेरे विटामिन है दैट इज ADEK, ADEK है, और दिस वन इज एक्सेप्शन, है ना, हमेशा आ जाता है एक्सेप्शन, सो B12 is an exception which is for fat soluble, otherwise all the vitamins of the B and the C they are water soluble, as they are water soluble तो क्या होगा, तो यूरिन में बार बार निकल जाएगा तो क्या होगा, मेरे को बार बार लेना पड़ेगा, so supplement regularly in the diet as they are readily excreted in the urine and can't stored in our body, right। ठीक है, कुछ विटामिन और उसकी डिजीजेस। ठीक है, ए से नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, B1 दैट इज आल्सो नोन एज थायमिन, उससे बेरी हो रही है, B2 राइबोफ्लाविन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कैलोसिस, B6 पैराडॉक्सिन, it is responsible for the convulsions, B12 pernicious anemia, in which a structure of the hemoglobin RBC will change, ascorbic acid C which is responsible for scurvy, vitamin D which is responsible for the bones, that is rickets and the osteomalacia, vitamin E for the muscular weakness and vitamin K for the increasing the blood clotting time, और अगर blood clotting time अगर मेरा बढ़ गया तो क्या होगा, on spot death। ठीक है, now last one they are called as enzymes। enzymes क्या होते हैं, enzymes भी vitamins के ही जैसे हैं, they are also required in very less quantity and they are responsible for the proper growth।
लेकिन है क्या ये, तो ये जो है दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दे आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच आर रिक्वायर्स टू कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शन। और ये क्योंकि बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर यानी जैसे जैसे माल्टेज एंजाइम मेरे को चाहिए माल्टोज के लिए, राइट? सुक्रेज चाहिए सुक्रोज के लिए। ज्यादातर ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर। वहीं पे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि एट द सेम टाइम एक साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसी वन सबस्ट्रेट का, एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली दे आर रिड्यूसिंग द अनदर वन, दे आर नोन एज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ओके, ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों कर रहा है एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि इसमें भी अगर जो मेरा एंजाइम डिक्रीज हो जाए यानी कम हो जाए, जैसे टायरोसाइनेज है, ये एंजाइम अगर नहीं है मेरे पास तो मेरे को एक बीमारी हो जाएगी विच इज नोन एज एल्बिनिज्म। इसी तरह से और भी हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सो ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो जाता है। दिस इज कंप्लीशन ऑफ द लव यू बाय कीप स्टडिंग। नाउ बोथ साथ